प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके लिए पीएम मोदी आज इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। भारत 1 दिसंबर से शुरू होने वाले 1 साल के लिए G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी 15 नवंबर को भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे। पीएम G20 बैठक में नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज बीजेपी सरकार में मंत्री, केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के मंत्री और स्थानीय सांसद प्रचार करते नजर आएंगे। सीएम भूपेंद्र आज कच्छ जिले में जनसभा करेंगे। वहीं गृह मंत्री आज पार्टी संगठन की बैठक करेंगे। गुजरात विधानसभा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी की है। वहीं आप ने भी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज नामांकन का अंतिम दिन होने की वजह से नामांकन सेंटर पर भीड़ होने की उम्मीद है, जिसके चलते स्थिति को काबू रखना एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं एमसीडी चुनाव के लिए अब तक आप पार्टी ने अपने सभी 250 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जबकि बीजेपी ने 250 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहीं 250 उम्मीदवारों की कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आप, बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। आज डिम्पल यादव मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उनके साथ अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। वहीं आज मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और रामपुर खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। उपचुनाव के सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मदन भैया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उम्मीदवार के समर्थन में जयंत चौधरी ने रविवार को खतौली में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज हिंगोली जिले के कलमनुरी से वाशिम के लिए आगे बढ़ेगी। वहीं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आज जयपुर में प्रतीकात्मक यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा सहित कई विधायक, मंत्री और नेता शामिल होंगे। यात्रा सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और त्रिपोलिया गेट से नेहरू स्टेच्यू, रामनिवास गार्डन तक जाएगी। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब तक 6 राज्यों के 28 जिलों से गुजर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की बैठक होगी। खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस टास्क फोर्स की ये पहली बैठक होगी। टास्क फोर्स के सदस्य नए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपने काम और साल 2024 के लोकसभा चुनाव की योजना के बारे में बताएंगे। कांग्रेस टास्क फोर्स के सदस्यों में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी वाड्रा और सुनील कानूगोलू शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बिहार से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गडकरी आज आरा बक्सर 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे और रोहतास जिले में सोन नदी पर पंडुका पुल और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बक्सर लिंक का शिलान्यास भी करेंगे। इन तीनों परियोजनाओं की लागत करीब 2300 करोड़ रुपए है। इसके साथ गडकरी 618 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबाई के ग्रीनफील्ड 4 लेन बक्सर लिंक का शिलान्यास करेंगे। ये सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लखनऊ से पटना तक जोड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। आर्मी चीफ आज से 4 दिनों तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। सेना प्रमुख फ्रांस की यात्रा के दौरान भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आज से 17 नवंबर तक फ्रांस यात्रा के दौरान सेना प्रमुख न्यूवे चैपल इंडियन मेमोरियल पर माल्यार्पण करेंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 4742 भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया की अपनी यात्रा के आखिरी दिन रविवार को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद भारत और आसियान देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ 3 दिवसीय यात्रा पर कंबोडिया पहुंचे हुए थे। इस साल भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज अक्टूबर महीने के महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई दर के 7% से कम रहने की उम्मीद जताई है। शक्तिकांत दास ने कहा कि पिछले 6 या 7 महीनों में आरबीआई और सरकार दोनों ने ही महंगाई को कम करने के लिए कई कदम उठाए। आरबीआई गवर्नर ने कीमतों में वृद्धि को एक बड़ी चुनौती बताया है। दरअसल सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.4% हो गई थी, जबकि अगस्त में ये 7% के स्तर पर थी। गौरतलब है कि खाद्य और ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में तेजी के कारण खुदरा महंगाई की दर में वृद्धि हुई थी।
खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए मदन भैया को प्रत्याशी घोषित किया है। गठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए जयंत चौधरी ने रविवार को खतौली में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। खतौली विधानसभा सीट से विधायक रहे विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट पर हो रहे उपचुनाव पर सबकी नजरें गड़ी हैं। मिशन 2024 के लिए उपचुनाव का रिजल्ट पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। दिल्ली एमसीडी के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार आम आदमी पार्टी ने 138 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारकर एमसीडी चुनाव में विपक्ष के सामने चुनौती पेश की है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन विधेयक में वार्डों की संख्या 272 से कम करके अधिकतम 250 की। वहीं एमसीडी चुनाव में वार्डों की संख्या कम होने के साथ ही राजनीतिक दलों का चुनावी गणित भी गड़बड़ा गया। ऐसे में इस बार के एमसीडी चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झज्जर के कुलाना गांव में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौके पर मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर सपूतों की प्रतिमाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती हैं। सीएम खट्टर ने ट्वीट किया कि ये भव्य प्रतिमा देश प्रदेश के युवाओं के हृदय में सम्राट की महानता के किस्से और वीर गाथाओं को जीवित रखने का कार्य करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बाद बिहार के कन्हैया कुमार सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और उन्हें सुनने के लिए लोग आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा आने वाले दिनों में बिहार में भी निकाली जाएगी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर गुजर चुकी है और इन दिनों महाराष्ट्र में है। बिहार जोड़ो यात्रा 28 दिसंबर से बांका से बोधगया तक शुरू होगी, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। यात्रा की दूरी 1200 किलोमीटर होगी और यात्रा 17 जिलों से होकर गुजरेगी। तो यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक है। ये करीब 1200 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा है, पर ये यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि महागठबंधन की गलती की वजह से गोपालगंज में बीजेपी ने चुनाव जीता है। गोपालगंज में महागठबंधन ने जो गलती की वो कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में नहीं हो रही है। चौधरी ने दावा किया कि कुर्नी सीट से इस बार मनोज कुशवाहा ही चुनाव जीतेंगे। वहीं चौधरी ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताया और आरोप लगाया कि ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी ने एक ट्रांसजेंडर को उम्मीदवार बनाया है। आपने सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से सुल्तानपुरी A वार्ड से ट्रांसजेंडर बॉबी को प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट मिलने के बाद से ही बॉबी घर घर जाकर वोट मांग रही है। अन्ना आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी से जुड़ी बॉबी को पिछली बार टिकट नहीं मिला था तो उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार पार्टी ने बॉबी पर जीत का भरोसा जताया है। बॉबी हिंदू युवा समाज एकता आवाम आतंकवादी विरोधी समिति की दिल्ली यूनिट की अध्यक्ष भी है। आम आदमी पार्टी में एमसीडी कैंडिडेट की लिस्ट आने के बाद विरोध भी शुरू हो गया। पूर्व पार्षद हबीब अल हसन ने टिकट कटने से नाराजगी जताई और टावर पर चढ़कर अपना विरोध जताते हुए पार्टी को जमकर कोसा। हबीब अल हसन ने टिकट न दिए जाने पर कहा कि उनको टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही हबीब ने आरोप लगाया कि उन्हें निर्दलीय लड़ने से रोकने के लिए उनके असली दस्तावेज ही उन्हें नहीं दिए जा रहे। दरअसल एमसीडी चुनाव की वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख आज है। देश भर में आज बाल दिवस की धूम है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस हर साल देश में 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से काफी प्यार था और उन्होंने बच्चों को कई अधिकार दिए। हालांकि आज के दिन स्कूलों में छुट्टी का प्रावधान नहीं है। इस दिन स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में पंडित नेहरू के जन्मदिन की खुशियां मनाई जाती हैं। आज से देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो रही है। यह आयोजन 27 नवंबर 2022 तक चलेगा। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 14 दिनों तक चलने वाले इस व्यापार मेले में तकरीबन 2500 घरेलू और विदेशी पर्यटक अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। ट्रेड फेयर के शुरुआती 5 दिन कॉर्पोरेट कंपनियों और बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए होते हैं, जबकि 19 नवंबर से ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज एक अहम फैसला आ सकता है। श्रृंगार गौरी मामले से संबंधित एक केस में ये फैसला आने की उम्मीद है। दरअसल ज्ञानवापी मामले में किरण सिंह की तरफ से दाखिल मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर आज कोर्ट का आदेश आना है। किरण सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ, राग और भोग लगाने की अनुमति मांगी गई थी।
इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट का आज आदेश आ सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि ये कानून संविधान द्वारा दिए गए न्यायिक समीक्षा के अधिकार पर रोक लगाता है। ये एक्ट समानता जाने का अधिकार और पूजा के अधिकार का हनन करता है। बता दें कि इस कानून को साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के दौरान बनाया गया था। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासक स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासक स्थल में नहीं बदला जा सकता है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में एक और मामले पर सुनवाई होगी। ये मामला राजनीतिक पार्टियों के धार्मिक नाम और चुनाव चिन्हों से जुड़ा हुआ है। मसलन जो राजनीतिक दल अपनी पार्टियों का नाम धार्मिक नामों पर आधारित रखते हैं या फिर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अपने चुनाव चिन्हों के तौर पर करते हैं, उनके खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि याचिका में धार्मिक नाम और प्रतीक वाले चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। मैरिटल रेप से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मैरिटल रेप पर एफआईआर दर्ज कराने और इसे तलाक का आधार मानने के लिए कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि ये याचिका वकील अनुजा कपूर ने दायर किया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इस जनहित याचिका में वैवाहिक दुष्कर्म को तलाक का आधार बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। आर्मी डिजाइन ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी नोड का शुभारंभ आज बेंगलुरु में किया जाएगा। इस बड़े रक्षा औद्योगिक आधार की उपलब्धता, एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और दक्षिण राज्यों में काफी प्रतिभा पूल को देखते हुए आर्मी डिजाइन ब्यूरो यानी ADB का एक क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी नोड RTN बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। RTN-B का उद्घाटन आज ASC सेंटर एंड कॉलेज बेंगलुरु में होगा। राजस्थान के जयपुर में आज से 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाला ये फेयर बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर साबित होगा। इस दौरान युवाओं को करियर गाइडलाइंस और उनके फायदे के लिए चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इस जॉब फेयर के लिए 30,000 युवक युवतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फेयर में देश भर से निजी क्षेत्र की 60 से अधिक नामी कंपनियां आएंगी, जो प्लेसमेंट्स के माध्यम से 10,000 से अधिक युवाओं को जॉब देंगी। हिमाचल के रामपुर निर्वाचन क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से निजी वाहन में ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। इस बात का पता जब लोगों को चला तो लोगों ने ईवीएम मशीन ले जा रही गाड़ी को घेर कर देर रात तक जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि ईवीएम ले जा रही पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये पोलिंग पार्टी दत्तनगर में तैनात थी। रामपुर के SDM व DSP के पास शिकायत आई थी कि एक निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाई जा रही है। जांच के बाद SDM ने मामले को सही पाया और तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी। हिमाचल के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में प्राइवेट वाहनों से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें ले जाने वाली पोलिंग पार्टी के सदस्यों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। दरअसल निजी वाहन से लाई जा रही ईवीएम को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 5 पर हंगामा किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के इशारे पर ईवीएम वीवीपैट मशीनों से छेड़छाड़ की मंशा से ले जाई जा रही थी। इसके बाद जिला चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पोलिंग पार्टी के सदस्यों को तुरंत निलंबित कर दिया। शहरों में आए दिन डॉग के काटने की शिकायत मिल रही है। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन तैयार की है। गाइडलाइन के मुताबिक 31 मार्च तक NPRA के जरिए नोएडा में डॉग और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू डॉग का स्टेरिलाइजेशन और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कराना भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं कराने पर 1 मार्च 2023 से हर महीने 2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। कर्नाटक के तुमकुर जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक कोबरा सांप फ्रिज के पिछले हिस्से में जाकर फंस गया। जब घर के फ्रिज में छिपे कोबरा सांप को घर वालों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। सांप को देखकर घर के सभी लोग घबरा गए और घर से बाहर भाग गए। बताया जा रहा है कि घटना कुंडगल तालुके कोटेगोरे गांव में हुई थी। इसी बीच सांप को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया। इसके बाद सांप पकड़ने वाले महंतेश ने सांप को पकड़ा और जंगल ले गया। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज में हथियारों के खुलेआम प्रदर्शन से लोगों में दहशत का माहौल है। घटना के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई,
जिसमें खुलकर हथियारों का प्रदर्शन हुआ। घटना में एक पक्ष के द्वारा हथियार लहराने और फायरिंग करते हुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटनास्थल पर दर्जनों लोग लाठी डंडे से एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए देखे जा सकते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर रानीगंज पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी टीम और रेलमगरा थाना पुलिस टीम ने विद्युत कर्मचारी सहित कुल 9 आरोपियों को डिटेन किया है। वही कर्मचारी ने प्रश्न पत्र और आंसर शीट को सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया था। आंसर शीट का सौदा 5 लाख रुपए में किया गया था। बता दें, प्रश्न पत्रों की आंसर शीट को परीक्षा समय से करीब 1 घंटे पूर्व व्हाट्सएप के जरिए अन्य अभ्यर्थियों को भेजे जाने की सूचना मिली थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से मूल प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर पूछताछ में जुटी है। मुंबई से सटे अंबरनाथ में एक बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता के दौरान अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई और उसके बाद फायरिंग की ये घटना सामने आई, जिसमें एक पक्ष गोली चलाता नजर आ रहा है, वहीं कुछ लोग गोलीबारी से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। घटना के मुताबिक बैलगाड़ी की दौड़ को लेकर दोनों पक्षों में कई दिनों से संघर्ष चल रहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद शिवाजी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया।